Special provisions. According to Article 46 of the Directive Principles of State Policy, a state would take care of the educational, social and economic interest of the backward class of the state. जो आर्टिकल 46 है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसके अनुसार एक स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक हित जो है हमारी बैकवर्ड क्लास के, उनका ध्यान रखे जो स्टेट में है. Especially scheduled caste and scheduled tribe will be protected against social injustice and exploitation. खास तौर से सामाजिक तौर पे अन्याय या उनका शोषण हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की है. According to Article 16, if the state government feels that the backward classes are not represented proportionally in government jobs, the state government will have the right to provide reservation in jobs and appointments. आर्टिकल 16 जो .4 है, उसके अनुसार अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो प्रॉपर तौर पे उनका क्वांटिटी इतनी नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में, या वो ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक अधिकार दे सकती है उन्हें कि उनको जॉब्स और अपॉइंटमेंट्स में उनके लिए रिजर्वेशन करवाए या आरक्षण दे उन्हें. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 and 334, some seats in legislative assembly and parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. इसी तरह से आर्टिकल 330, 332 और 334 जो है उसके अनुसार कुछ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. राज्यसभा में किसी भी सीट का रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं है. सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी. यहाँ तक कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में भी सीट्स जो है उनके लिए आरक्षित हैं. Other than these, under different 5 years programs, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for competitive examinations have been started. इसके अलावा जो 5 year programs बनते हैं उसके अंतर्गत भी हॉस्टल्स खोले गए हैं, स्कीम्स लागू करी गई हैं ताकि उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सके, काउंसलिंग करी जा सके, उनको ट्रेनिंग दिलाई जा सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कि उनके लिए शुरू किए गए हैं. Residential schools, आश्रमशाला have been set up for educational progress. एजुकेशनल में उनकी तरक्की हो इसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिसको आश्रमशाला कहा जाता है, वो भी खोले गए हैं. Minimum requirement of age, fees and qualification have been relaxed for the candidate of these groups for government jobs. बहुत ही कम रिक्वायरमेंट जो एज की है, फीस की है, क्वालिफिकेशन की है, वो खास तौर से इन कैंडिडेट्स के लिए करी गई है. मतलब बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है ताकि इनको भी गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके. Dr. Baba Saheb Ambedkar organization facilitates those persons who work for social understanding and upliftment of weaker sections of population, their social transformation, potentiality, justice and human dignity. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो है सम्मान करती है उन लोगों का जो कि खास तौर से सोशल अंडरस्टैंडिंग या वीकर सेक्शंस जो है पॉपुलेशन के, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हैं, उनके सामाजिक बदलाव के लिए, उनको न्याय मिले, उनके पोटेंशियल के लिए या फिर उनकी डिग्निटी के लिए. There is a separate division in the state and a special officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interest of these people. एक खास ही अलग डिवीजन बनाया गया है स्टेट के अंदर, साथ ही साथ एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है सेंट्रल लेवल पे ताकि जो इन लोगों के इंटरेस्ट है, हित हैं, उनके वेलफेयर और प्रोटेक्शन की वो रक्षा कर सकें. नेशनल कमीशन इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दिस पीपल. इसी तरह से नेशनल कमीशन बनाया गया है इन लोगों के लिए सेंट्रल लेवल पे. Along with it, various schemes have been started for social, educational and economical development of these people by state and central government. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम स्टार्ट करी गई हैं जो सामाजिक, एजुकेशनल और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए इन लोगों के काम आए. ये जो है दोनों की दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करी गई हैं. Provisions only for scheduled caste. अब खाली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? According to Article 17, untouchability is totally eradicated and its practice in any form is prohibited. आर्टिकल 17 के अनुसार जो अछूत एक समाज में प्रथा चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है और उसकी प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be a legally punishable crime. अगर बाई चांस किसी को भी इस वजह से अनटचेबिलिटी की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये एक तरह से कानूनी तौर पे अपराध है जिसकी उसको सजा मिल सकती है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25,
states are given the right to frame a law or continue any existing law which permits the public institutions for social welfare or reforms to keep the Hindu religious institutions open to all Hindus. आर्टिकल 25 के अनुसार स्टेट्स के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे कानून को बना सकते हैं या जो कानून चला आ रहा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें यह परमिट होता है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं सामाजिक भलाई के लिए या रिफॉर्म्स के लिए या जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुले रह सकते हैं सारे हिंदूज के लिए. हियर द वर्ल्ड हिंदू includes Sikh, Jains and Buddhists, and Hindu religious institution includes all the religious institutions of Sikh, Jains and Buddhists. यहाँ पे जो वर्ड हिंदू है इसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी शामिल हैं. साथ ही साथ जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं वो भी आते हैं. दूसरा है प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. द आर्टिकल 19.5 empowers the governors of the state to impose restrictions in the interest of scheduled caste over the right to the unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property or to carry out any business or trade. आर्टिकल 19.5 के अनुसार जो गवर्नर्स हैं द स्टेट के हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं शेड्यूल कास्ट के हित में, कि उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो जो है मूवमेंट नहीं कर सकते किसी रीजन में, वहां बस नहीं सकते या प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार नहीं हो सकता या किसी भी बिजनेस और ट्रेड को नहीं कर सकते. Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions about land transactions, money lending and other exploitations of scheduled castes, scheduled tribes and to frame special laws to protect them. इस तरह के अधिकार से या जो अधिकार हैं इससे एक तरह से अथॉरिटी मिलती है कि शोषण को थोड़ा रोका जा सकता है ट्राइबल इलाकों में जहां लैंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी लैंडिंग होती है या और भी एक्सप्लॉयटेशन किए जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, और खास तौर से स्पेशल लॉज बनाई जा सकती है ताकि उनको सुरक्षित किया जा सके. कंक्लूजन. वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द बैकवर्ड क्लासेस. बहुत अलग अलग तरह की स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो हैं चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस का विकास हो सके. That is why their condition is improving. उनकी अब इसी वजह से हालात भी बेहतर हो रहे हैं, सुधर रहे हैं. Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मौके मिल रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर वो तरक्की कर सकें. अब आती है बात टेररिज्म की, जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. In the 21st century, terrorism has become a problem for human society. मानव समाज के लिए टेररिज्म यानी आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गई है 21st century में. It is a global problem. पूरी दुनिया में ये समस्या है. Terrorism leads to the destruction of human rights, bloodshed, destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. आतंकवाद से क्या होता है? जो मानव अधिकार है उनकी तबाही, खून खराबा, हर जगह डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, आपका डर हो गया, कंफ्यूजन है, हिंसा है, सब तरफ उथल पुथल है, ये क्रिएट होता है. Although terrorism has no connection with any religion or sect, yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act. कहने को आतंकवाद का कहीं कोई लेना देना नहीं है धर्म या सेक्ट से, लेकिन अगर आतंकवाद को हम धर्म से जोड़ दें तो एक तरह से टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, नफरत के जो काम हैं उनको और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर फैला रहे हैं. टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन. टेररिज्म एक तरह की बाधा है नेशन की तरक्की के लिए. Terrorism is related to violence which openly violates the principle of live and let live. तो टेररिज्म जो है पूरी तरह से हिंसात्मक है और वो जो है एक प्रिंसिपल है कि जियो और जीने दो, उसको पूरी तरह से खंडित करता है. टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान एंड डेलिब्रेट वायलेंट एक्ट. सोचा समझा, प्लान किया हुआ, जानबूझ के करने वाला एक हिंसात्मक एक्ट को हम टेररिज्म कह रहे हैं. Terrorists are engaged in violent activities like suicide attacks, throwing bombs, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking of plane, suicide attacks, smuggling of narcotic drugs, etc. और टेररिज्म में क्या क्या आ जाता है? सब हिंसात्मक गतिविधियां, सुसाइड अटैक्स करना, बॉम्ब गिरा देना, हथियार छिपाना, उनका इस्तेमाल करना, किडनैप कर लेना, हाईजैक कर लेना प्लेन को, सुसाइड अटैक्स कर देना या जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनकी स्मगलिंग करना. रेबिलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया. The line between terrorism and rebellion is very thin. Rebellion और टेररिज्म के बीच की जो रेखा है वो बहुत पतली है. रेबेलियन क्या हुआ? बगावत करना, बागी हो जाना. टेररिज्म आतंकवाद.
अब रेबिलियन की बात करें तो रेबिलियन इज ए नेशनल प्रॉब्लम, ये राष्ट्रीय समस्या है। वही टेररिज्म क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। रेबिलियन इट इज स्प्रेड ऑन रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट के प्रति एक बगावत करना, तो ये क्षेत्रीय तौर पे होती है। टेररिज्म इट इज आइदर अगेंस्ट ओन कंट्री और अगेंस्ट अदर कंट्रीज, इट इज स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। आतंकवाद जो है वो अपनी खुद की कंट्री के खिलाफ हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज के खिलाफ हो सकता है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। रेबिलियन का क्या है, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, बगावत करी जाती है लोकल पीपल के साथ मिलके। वही टेररिज्म मे और मे नॉट गेट द लोकल सपोर्ट, हो सकता है लोकल लोग नहीं चाहते आतंकवाद, वो उनके और उनके सपोर्ट के बगैर भी हो सकता है। रेबिलियन का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रेबिलियन इज हिंडर्ड, जो स्टेट का विकास है उसको प्रॉब्लम हो जाती है अगर रेबिलियन ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी बगावत अगर लोग ज्यादा करने लगते हैं तो स्टेट का विकास में बाधा आती है। वही टेररिज्म जो है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म इज हिंडर्ड, कंट्रीज का विकास जो है वो टेररिज्म से काफी ज्यादा बाधित होता है। Thus, we see that rebellion originates from local dissatisfaction and there is no such restriction on terrorism. तो जो बगावत होती है और रेबिलियन जो कहते हैं हम, वो आपका लोकल तौर पे लोग असंतुष्ट हैं तो बगावत कर देते हैं, पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन टेररिज्म पे नहीं है। टुडे इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट इंटरनल रिबेलियन एंड टेररिज्म, तो आज इंडिया दोनों के खिलाफ लड़ रही है, जो लोकल तौर पे उसके यहाँ जो बगावत हो जाती है उसके प्रति, या जो आतंकवाद है उसके प्रति। अब नेक्सलिस्ट मूवमेंट inspired by the Chinese Revolution under the leadership of Mao Zedong, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal. Chinese Revolution जो कि हुआ था लीडरशिप में माओ सी तुंग के, उनसे कुछ नक्सलाइट प्रभावित हो गए और उन्होंने इंडिया में भी इसको शुरू कर दिया। 1967 में पहली बार हुआ था वेस्ट बंगाल में। This fierce ideology is called Naxalism because it originated in a village Naxalbari in West Bengal. ये जो आइडियोलॉजी है जिसको हम नक्सलिज्म कहते हैं, खूंखार जो आइडियोलॉजी है, ये कब से शुरू हुई? क्योंकि इसका नाम नक्सलिज्म इसलिए पड़ा क्योंकि ये गांव है नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल में, वहां से इसकी शुरुआत हुई। With its beginning in West Bengal, it has spread now in Jharkhand, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। शुरुआत इसकी वेस्ट बंगाल से हुई, लेकिन अब ये कहां कहां फैल गया है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में। माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट रीजन, खासतौर से पहाड़ी और जंगल के इलाकों में। देयर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल वॉर ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं इसके, एक है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा है माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। अब दूसरा है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। Since independence, the insurgency in northeastern India has been a perennial problem for India. आजादी के बाद से ये जो बगावत है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। Some factors which stimulate insurgency are many tribal communities, hilly and forested landscapes, mutual cooperation among militant groups, international boundary at few places, and indulgence of foreign agencies, etc. कुछ खास फैक्टर्स जिसकी वजह से ये बगावत जन्म लेती है वो है बहुत सारी ट्राइबल समुदाय की वजह से, जो हिली और फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स हैं उनकी वजह से, आपस में जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है मिलिटेंट ग्रुप्स का उसकी वजह से, इंटरनेशनल बाउंड्री कुछ जगह पे है वहां इस तरह की बगावत हो जाती है, या फिर फॉरेन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बगावत होती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से। अब यहाँ पर आपके एक स्टेट्स और उनकी रेबिलियन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी लिस्ट दी हुई है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में जो हैं। These rebellion organizations have been struggling for the demand of separate state to secure their own political economic interest or on the questions of illegal immigration. ये जो रेबिलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत दिनों से संघर्ष कर रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिले ताकि हम अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सुरक्षित कर सकें, और या जो सवाल है इलीगल इमिग्रेशन के उनको लेकर। सो बिकॉज ऑफ इट इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स आर डैमेज। इन्हीं सब कारणों की वजह से वहां के जो आर्थिक, सामाजिक या जो एक अथॉरिटेटिव होते हैं, राजनीतिक होते हैं, वो सब सिस्टम्स जो है डैमेज हो गए हैं।